हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया एकदम। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना। हमारे रियल नंबर्स मतलब असली नंबर्स, है ना। अब सर, असली नंबर्स तो ये हैं, तो नकली नंबर क्या है ना। मतलब कोई नकली नंबर होगा तभी तो हम असली नंबर्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ के बारे में जानेंगे, मज़ा आएगा, है ना। और मैथ को मज़ेदार बनाते हैं, ठीक। तो रियल नंबर्स, जैसा मैंने बताया कि रियल नंबर्स मतलब असली नंबर्स। असली नंबर्स वो नंबर्स होते हैं ना जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक। तो जैसे 1 है तो 1 एक असली नंबर हुआ, एक रियल नंबर हुआ, ठीक। जैसे 1/2 है तो 1/2 एक रियल नंबर हुआ। जैसे √2 है, √2 एक रियल नंबर हुआ। पर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नहीं होते, है ना। जैसे मान लो कि √4 है, ठीक। तो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। √4 की वैल्यू 2 क्यों होती है? क्योंकि हम क्योंकि ये जो अंदर क्वांटिटी है 4, हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, इसलिए √4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक। पर तुम ये सोचो कि √−4 की क्या वैल्यू होगी? सोचो, क्या -2 होगी क्या? -2 नहीं होगी, क्योंकि -4 जो होता है वो -2 × -2 थोड़ी होता है। -2 × -2 तो +4 हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो -4 नहीं होगा। तो किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें कि -4 आ जाए? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, समझे। इसलिए जो -4 है ना, ये हमारा एक नॉन रियल नंबर है। इसको हम नंबर लाइन पे कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कुछ आइडिया लगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रख सकते हैं, ठीक। अब यूक्लिड हमारे इस चैप्टर के हीरो हैं। यूक्लिड एक काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना। उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है, तो काफ़ी रोल है उनका। तो यूक्लिड एक बार बैठ के ऐसे ही नंबर्स के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किन्हीं भी दो नंबर्स को, जैसे कोई भी नंबर है, मान लो कि 30 है और 15 है, दो नंबर्स हैं हमारे पास। तो इन दो नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक, जो बड़ा होगा उसको डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है, छोटे से। जैसे यहाँ पे 30 बड़ा है तो 30 को डिवाइड कर देते हैं 15 से। तो उन्होंने देखा 15 2 जा 30, 0। मतलब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो एक तीसरा और एक चौथा नंबर भी आ जाता है हमारे पास, है ना। उन्होंने देखा ऐसा हर जगह होता है। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 12 होता तो क्या होता? अगर यहाँ पे 12 होता तो 12 2 जा 24 और 6 रिमाइंडर बच जाता। तो दो नंबर हमने लिए 12 और 30, तो 2 तो यहाँ पे क्वोशेंट आ गया और 6 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो उन्होंने देखा यार ये तो हमेशा ही सही है, और जो चीज़ हमेशा सही होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको रूल बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने इसका एक रूल बना दिया, ठीक है। उसको मैथमेटिक्स में हम लेमा बोलते हैं। अब देखो, शुरू में ये सब सुनने से थोड़ा डर लगता होगा, है ना, कि लेमा है, थ्योरम है, एल्गोरिथम है। पर डरना नहीं है। तुम ये सोचो कि जब छोटे थे तो ये सुना था कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जिसको छू नहीं सकते, है ना। हार्डवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसको छू सकते हैं। तो सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, पर आज तो सभी यूज़ कर रहे हैं। अब सभी यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा? ऐसे ये भी है भाई, हर साल करोड़ों बच्चे 10th का एग्ज़ाम देते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। और ये तो क्लास 10th की मैथ है। कुछ बच्चे 12th का एग्ज़ाम देंगे मैथ्स में, कुछ बच्चे BSc का एग्ज़ाम देंगे मैथ्स में, कुछ लोग थीसिस लिखेंगे मैथ्स में, PhD करेंगे। तो अगर यही बहुत टफ है तो फिर आगे क्या हो? बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो सीखने की देरी है, सीख लेंगे सब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि यूक्लिड ने क्या बोला। जैसे यूक्लिड ने देखा कि दो नंबर्स को डिवाइड किया तो दो नंबर्स आए, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये है कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 30 = 12 मल्टीप्लाइड बाई 2
प्लस जो बचा था 6 रिमाइंडर। इसका एक्सपेंशन ऐसा ही होता है ना कि 30 को 12 से हम 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 24 आया था, 24 में 6, ये 24 हो गया। इसमें हमने 6 ये जो बचा था इसको भी जोड़ दिया तो 30 बन जाएगा, है ना। तो यूक्लिड ने इसको लेकर लेमा लिखा। अब कैसे लिखते हैं ये देखते हैं, ठीक है। पर पहले एक बार देख लेते हैं ना कि लेमा, थ्योरम और एल्गोरिथम मतलब होता क्या है, ठीक। एक बार लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ओके। तो एक लेमा होता है ना, एक प्रूवन स्टेटमेंट है ना, एक करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ऐसे ही करेक्ट स्टेटमेंट को लेमा बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे यूक्लिड का लेमा तो समझ में आ जाएगा एक्चुअली में क्या है, ठीक। ऐसे थ्योरम क्या है, थ्योरम भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट मतलब जैसे मान लो जैसे एक पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम तो सभी ने सुना होगा कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो ये भी थ्योरम है। थ्योरम मतलब अ बिगर वर्जन ऑफ लेमा, मतलब एक बड़ी सी करेक्ट स्टेटमेंट है ना। जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा करेंगे तो हमेशा सही होगा। उसी को, उसका नाम बस थ्योरम है और क्या, उस स्टेटमेंट का नाम थ्योरम है। और एल्गोरिथम मतलब क्या है, एल्गोरिथम मतलब वो सेट ऑफ करेक्ट प्रोसेस, है ना। ऐसी मतलब जैसे लिखे रहता है ना कि स्टेप्स जहाँ कहीं लिखे रहते हैं, है ना। जैसे मैगी बनाओ तो मैगी में पीछे लिखा रहता है ना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ऐसे एल्गोरिथम भी है, बस मैथ में उसको स्टेप्स को एल्गोरिथम बोल देते हैं, है ना, कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा आएगा, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम आएगा। देख लेते हैं क्या है दोनों, ठीक। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, है ना। इसको फॉर्मली कैसे कहते हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना 12 और 30, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए जिसमें कि ये a हो गया, ये b हो गया, बिकॉज a इज ग्रेटर देन b, ठीक। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। यूनिक मतलब कि ऐसा नहीं होगा q और बहुत सारे हैं। जैसे अभी हमने डिवाइड किया था ना, तो इसको q बोला गया और इसको r बोला गया, ठीक। तो यूनिक इंटीजर्स q एंड r इस a और b के लिए यानी 12 और 30 के लिए अगर मैं डिवाइड करूंगा तो भी 2 और 6 आएगा, अगर कोई और डिवाइड करेगा तो भी 2 और 6 ही आएगा। मतलब ये इंटीजर्स यूनिक है। यूनिक मतलब कि ये जो है यही है, इनकी जगह और कोई नहीं ले सकता, ठीक। सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। अब ये रिलेशन अभी हमने लिखा था, ये रिलेशन क्या है, 30 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 6, है ना, ये रिलेशन है। अच्छा, ये कंडीशन और है कि ये जो r है यानी जो हमारा रिमाइंडर है ये b से छोटा होगा हमेशा। b से छोटा होगा मतलब b क्या है हमारा, b हमारा 12 है, तो जो रिमाइंडर है वो 12 से बड़ा नहीं आएगा। ये तो ऑब्वियस चीज है ना, क्योंकि अगर 12 से बड़ा यहां पे होता तो तुम देखो कि 12 से तो और एक बार डिवाइड हो जाता ना। अगर मान लो यहाँ पे 13 होता तो 12 बन जाओ, 12 एक बार और नहीं चला जाता, ठीक। तो जो रिमाइंडर है वो इस b से हमेशा छोटा ही होगा, तो या तो 0 होगा रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा होगा। जैसे अभी हमने 15 से डिवाइड किया था तो पूरा कट गया था, रिमाइंडर 0 आ गया था। तो जो रिमाइंडर है वो 0 होगा या थोड़ा 0 से बड़ा होगा, पर b से बड़ा नहीं हो सकता, b के बराबर भी नहीं हो सकता। तो 0 या 0 से बड़ा, ये इक्वलिटी का साइन है ना, कि 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा वो चलता है, पर b से छोटा होगा, ठीक है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इस पे एक आध सवाल भी कर लेते हैं। जैसे एक सवाल मान लो है, हमको ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम अगर वो इवन हुआ तो हम उसको 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वो ऑड हुआ तो हम उसको 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो तुम ये सोचो कि पहली बात तो ये सोचो कि मैंने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंडर दिया है ये क्वेश्चन, तो पक्का इस चीज का यूज हो रहा होगा इसमें, ठीक। और यहाँ पे 2q प्लस 1 लिखा है, यानी कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सोचने की कोशिश करो, ऐसे
समझे? तो तुम ये देखो कि जैसे ये लेमा हमारा है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक पॉजिटिव इंटीजर तो मान लो कुछ भी है, कुछ भी, ठीक। दूसरे को हम 2 ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि दो इंटीजर है, हमको हमारे पास तो चॉइस है ना कि हम दोनों को चूज कर सकें, पर हम एक को चूज करते हैं, 2 को। हमने 2 को क्यों चूज किया? हमने 2 को इसलिए चूज किया क्योंकि 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और ए हमने मान लिया कि कोई भी इंटीजर अलग होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारा ये था ना कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर इवन है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑड है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लो कि वो पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक, तो ए को हम 2q + r के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां पे r क्या क्या हो सकता है, सोचो। r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर b से छोटा होगा, है ना। r जो है ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 हो सकता है क्या? यहां पे तो 2 है ना, तो 2 से छोटा होगा, तो 2 नहीं हो सकता। तो जो r है या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक। यानी कि a क्या था? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q होगा जब r 0 है, या तो a = 2q + 1 होगा। यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। r 0 है तो ये होगा, r 1 है तो ये होगा। अब तुम ये सोचो कि अगर ऐसा होगा तो ये तो 2 × q लिखा है ना। 2 × q का मतलब क्या है कि 2 का मल्टीपल है। अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा मतलब ये इवन नंबर है ना। ये 2q + 1 है, ये तो 2q, ये तो इवन है। इवन में एक जोड़ेंगे तो ऑड ही तो आएगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे कि a है, अगर वो इवन हुआ तो 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर ऑड हुआ तो 2q + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया प्रूफ, है ना। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, है ना, कि ऐसा लिखा क्यों गया। केवल प्रूफ करने के लिए थोड़ी लिखा गया होगा, कोई यूज भी तो होगा। यूज समझते हैं, ठीक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम HCF कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो स्टेटमेंट था कि a = bq + r होगा, उसका हम यूज करते हैं HCF कैलकुलेट करने के लिए। और HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उस प्रोसेस को एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक। जैसे मान लो कोई भी दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, जैसे मान लो 18 है और 30 है, ठीक। कन्वेंशनल मेथड क्या है HCF कैलकुलेट करने का? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? जो प्राइम नंबर्स हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3, है ना। 2 15 × 30, 5 3 × 15, 3 1 × 5। अब इनका HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे तुम ये देखो कि 18 जो है, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 3 × 3, है ना। ऐसे 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 5 × 3। तो HCF क्या होगा? HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो जो दोनों के फैक्टर होंगे उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो दोनों के क्या क्या फैक्टर्स हैं? जैसे 2 दोनों का फैक्टर है, 18 और 30 का, है ना। 3 दोनों का फैक्टर है, तो 2 × 3 दोनों का फैक्टर है, ठीक। तो 2 3 × 6, यानी कि 6 हमारा HCF हो जाएगा 18 और 30 का, है ना। पर इसका यूज अब हम ऐसे कैलकुलेट तो हम करना जानते ही हैं, पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। जैसे 18 और 30 है, ठीक। तुम ये सोचो कि 18 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 18 का सबसे बड़ा फैक्टर है 18 और 30 का सबसे बड़ा फैक्टर है 30। मतलब इसका हाईएस्ट फैक्टर 18, इसका हाईएस्ट फैक्टर 30। तो अगर यही दोनों कॉमन हो जाएं तो ये खुद ही HCF बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 18 खुद ही
30 को डिवाइड कर दे तो 18 खुद ही HCF हो जाएगा ना, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर तो इसका यही है। अगर ये खुद ही फैक्टर निकल गया तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो खुद ही 18 ही हो जाएगा, है ना। तो यूक्लिड ने कहा कि इसका यूज करते हैं, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करो। अब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 18 बन जाए 18, रिमाइंडर बचा 12, है ना। यानी कि यूक्लिड की भाषा में हम इसको बोल सकते हैं 13 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 12, है ना। ओके सर, पर इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो 18 है वो 30 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि जो 18 है वो 18 और 30 का HCF नहीं होगा। अगर इसकी जगह हमने HCF से डिवाइड किया होता तो क्या होता, 18 से डिवाइड किया तो 12 रिमाइंडर बच गया। HCF मतलब क्या है, HCF दोनों का फैक्टर है। HCF से डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब वो इसको भी डिवाइड कर देता जो रिमाइंडर होता। तो HCF होता तो रिमाइंडर को भी डिवाइड कर देता, यानी कि जो रिमाइंडर का और जो 18 का इन दोनों का जो HCF होगा वही 18 का और 30 का भी HCF होगा। क्योंकि HCF मतलब क्या, जो दो, जैसे इन दोनों का HCF क्या है 18 और 30 का 6 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 दोनों को डिवाइड कर लेगा। तो जो दोनों को डिवाइड कर ले वही तो दोनों का फैक्टर होगा ना। तो जो 18 और 30 को डिवाइड करे और जो 18 और 12 को डिवाइड करे तो वो दोनों का HCF होगा ना। मैं कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि क्या 18 30 का HCF है, तो रिमाइंडर कुछ बच गया, यानी कि ये इसको डिवाइड नहीं कर पाया, यानी कि इसका फैक्टर नहीं है। अब फैक्टर ही नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं ही होगा। तो हमने सोचा कि यार HCF होता तो 12 को भी डिवाइड कर देता, 12 को भी डिवाइड कर देता, और 18 को तो डिवाइड करता ही, क्योंकि 18 और 30 का HCF तो है ही। तो यानी कि वो 18 और 12 दोनों को डिवाइड करेगा। तो मतलब कि 18 और 12 दोनों का HCF 18 और 30 के HCF के बराबर होगा। ठीक है सर, तो आप मान लीजिए कि 18 और 30 का HCF हमने छोड़ दिया, हम 18 और 12 का HCF निकालने लगे। ठीक, जैसे हमने यहां पे देखा था, अब यहां पे भी हम देखते हैं कि क्या 12 18 को डिवाइड करेगा क्या। अगर डिवाइड करेगा तो 12 खुद ही HCF बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर तो 12 का 12 ही है ना। तो डिवाइड करके देखते हैं, 12 से डिवाइड किया 12 बन जाए 12, 6 रिमाइंडर बच गया। यानी कि 18 और 12 का HCF 12 नहीं है, क्योंकि 12 अगर होता तो 12 18 को डिवाइड कर देता। ठीक, रिमाइंडर बच गया। HCF होता तो रिमाइंडर को भी डिवाइड कर देता ताकि रिमाइंडर ना बचे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर 12 और 18 का HCF 12 नहीं है तो अब हम 12 और 6 का रिमाइंडर देखते हैं। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, एक्चुअली हम HCF वाले टर्म्स को छोटा करते जा रहे हैं। पहले हमने 18 और 30 का देखा, इन दोनों का HCF 18 नहीं था, फिर हमने 18 और 12 को पकड़ लिया। फिर हमने 18 और 12 को देखा, इसका HCF 12 नहीं था, इसलिए हमने 12 और 6 को पकड़ लिया। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि जो HCF होगा वो रिमाइंडर को भी डिवाइड कर देगा ताकि रिमाइंडर ना बच पाए। ठीक, तो हमने 12 और 6 को पकड़ा, तो 12 6 से 12 को डिवाइड किया, 6 2 या 12, रिमाइंडर 0 बच गया। यानी कि 6 जो है 12 को डिवाइड कर देगा। अब 6 12 को डिवाइड करेगा, यानी 6 18 को भी डिवाइड कर देगा। अब 6 18 को डिवाइड करेगा, यानी कि 6 30 को भी डिवाइड कर देगा। समझे? तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम 6 तक पहुंच गए, है ना। देखो हमारा HCF क्या है, 6 ही तो है ना। तो हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाला, ये तो पुराना मेथड हो गया HCF निकालने का। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। तो हमने कहा कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर को भी डिवाइड करना चाहिए। अगर रिमाइंडर को डिवाइड करना चाहिए तो रिमाइंडर से डिवाइड कर लो। रिमाइंडर से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर नहीं 0 आएगा, तो फिर रिमाइंडर से हमने डिवाइड किया। तो ऐसे करते करते हम 6 तक पहुंच गए, ऐसे नंबर तक पहुंच गए जो डिवाइड कर देगा। और जो डिवाइड कर देगा उसी को तो फैक्टर बोलते हैं, उसी को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे यहाँ पे, है ना।
क्योंकि हाईएस्ट तक ही वो तो पहुँचे, इसके आगे हमने करना ही बंद कर दिया तो लोवेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है ना। और यूक्लिड की भाषा में इसको कैसे बोलेंगे, 30 को तो हमने बोला 18 × 1 + 12, ऐसे अब हमने 18 और 12 को देखा है ना, तो हम 18 को बोलेंगे 12 × 1 + 6 है ना। ऐसे 6 और 12 को देखा तो 12 को क्या बोलेंगे 6 × 2 + 0। जब यहां पे 0 बच जाएगा मतलब समझ जाएंगे कि यही नंबर जो है HCF है, क्योंकि यही जो है इसने 12 को डिवाइड कर दिया, 12 को डिवाइड कर दिया यानी कि इसने इनडायरेक्टली 18 को डिवाइड कर दिया, 18 को डिवाइड कर दिया यानी इसने इनडायरेक्टली 30 को डिवाइड कर दिया। और जो 18 और 30 दोनों को डिवाइड कर दे, हाईएस्ट नंबर हो, वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों का। आया समझ में एल्गोरिथम यूक्लिड का? सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि हमें 2 वायर्स दिए हैं, ठीक। इस वायर की लेंथ है 160 सेंटीमीटर्स, इस वायर की लेंथ है 120 सेंटीमीटर्स, ठीक। हमने कहा कि इन वायर्स को तोड़ना है, ठीक है, और ऐसे सबसे बड़े पार्ट्स में तोड़ना है कि सभी के हिस्से बराबर बराबर हो। मतलब अगर इसको हम 10-10 सेंटीमीटर्स में तोड़ें तो इसको भी 10-10 सेंटीमीटर्स में ही तोड़ें, ठीक है। और ऐसा सबसे बड़ा लेंथ हम क्या तोड़ सकते हैं दोनों में, और कुछ बचना नहीं चाहिए वायर। तो तुम सोचो यार, प्रॉब्लम कह रही है कि इनको हाईएस्ट रेशियो में तोड़ना है, मतलब हाईएस्ट जो पॉसिबल लेंथ हो उसमें तोड़ सकें, और बराबर बराबर हिस्से में तोड़ना है। बराबर बराबर हिस्से मतलब कि कुछ बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो रिमाइंडर नहीं बचेगा मतलब फैक्टर होगा तभी तो तोड़ेगा, इसको डिवाइड करेगा, है ना। और इन दोनों को तोड़ना है उसी फैक्टर से, ताकि मतलब दोनों की लेंथ बराबर बराबर तोड़नी है ना हमको, और दोनों बचनी नहीं चाहिए, मतलब दोनों का फैक्टर होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब यहां पे बात हो रही है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक। तो दोनों का HCF हम निकाल लेते हैं। HCF कैसे निकालेंगे दोनों का, 120 से हम 160 को डिवाइड कर देते हैं, यूक्लिड के तरफ से निकालते हैं ना। तो जब 120 से 160 को डिवाइड किया तो 120 बन जाए 120, बचा कितना 40, रिमाइंडर आ गया। यानी कि 120 जो है 160 का HCF नहीं था, है ना। इन दोनों का HCF 120 नहीं है, क्योंकि अगर होता तो रिमाइंडर को डिवाइड कर देता। रिमाइंडर को डिवाइड नहीं किया तो हमने दोबारा रिमाइंडर से डिवाइड करके देख लिया कि हम 120 को 40 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 43 जा 120, 40 ने 120 को डिवाइड कर दिया, यानी 40 ने इनडायरेक्टली 160 को भी डिवाइड कर दिया, ठीक। यानी कि इन दोनों का HCF क्या आया, 40 आया। तो वो लेंथ 40 सेंटीमीटर है जिसमें हम इन दोनों को सबसे बड़े साइज में तोड़ सकते हैं। जैसे 40 में तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, इसको 4 पार्ट में तोड़ेंगे, 40 40 40 40 160 बन जाएगा। इसको 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, है ना, 40 40 40। सर 50 में क्यों नहीं तोड़ सकते? अरे 50 में तोड़ते तो 50 50 100 होता और ये 20 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा बच जाता, है ना। तो यही था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, है ना। और डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख लेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। प्रैक्टिस के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ अरेंज करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।